Good morning, students. I am Sarita Soni from Royal International School. Let us start the chapter number 7, class 7, chapter number 10, respiration in organisms. This is the part 3rd. Up to part 2nd, we have already studied. Now open your books. How do we breathe? Page number 97. Now come to the respiratory system. मैंने आपको बताया था there is 2 type of respiration. एक आपका होता है इनहेलेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन. अब आता है ब्रीदिंग. ब्रीदिंग के अंदर क्या था? ब्रीदिंग रेट थी. और व्हाट इज द ब्रीदिंग रेट? द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट. 1 मिनट में एक व्यक्ति कितनी बार जो होता है वो ब्रीथ करता है, दैट इज कॉल्ड द ब्रीदिंग रेट. अब आता है हाउ वी ब्रीथ. पेज नंबर 97 है. तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीथ करने के लिए क्या चाहिए? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहिए. और इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स. कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? नंबर 1 आपका आता है नोज. नंबर 2 नॉस्ट्रिल्स. नंबर 3 आता है आपका नेजल कैविटी. ओके, नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी. और उसके बाद आता है विंड पाइप, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया. विंड पाइप के बाद में आता है आपका लंग्स, ब्रोंचाई. लंग्स 6 नंबर पे आता है ब्रोंचाई. और 7th नंबर जो लास्ट है आपका है ब्रोंचियोल्स. तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया. नोज, नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, विंड पाइप, लंग्स, ब्रोंचाई और ब्रोंचियोल्स. तो लेट अस लर्न हाउ द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. Let us learn about the mechanism of breathing. What is the mechanism? Mechanism मतलब किस तरह से हमारा ब्रीदिंग सिस्टम काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है. और नोज हैव 2 होल्स. ये हमारा दिस इज और नोज, इट हैज़ 2 होल्स. 2 जो आपको दिखाई देते हैं ना, दैट इज द 2 होल्स विच आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स. आपको हमको क्या, उसको क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं. देयर इज अ पैसेज इन द नोज बिहाइंड द नॉस्ट्रिल्स. ये नॉस्ट्रिल्स है, उसके पीछे नोज में क्या होता है? ये आपके नॉस्ट्रिल्स है. इसके पीछे नोज में क्या होता है? कैविटी होती है, जिसे हम बोलते हैं नेजल कैविटी. तो नेजल कैविटी हो गई. नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स. जनरली क्या होता है? मुंह से भी हम सांस लेते हैं, लेकिन जनरल में सांस किससे लेते हैं? नोज से. तो यानी कि नॉस्ट्रिल्स के द्वारा हम जो होता है एयर को लेते हैं. व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स इनटू द नेजल कैविटी. जब हम कभी भी सांस अंदर लेते हैं, वी इनहेल द एयर, देन इट पासेस थ्रू द नॉस्ट्रिल्स एंड गो टू द नेजल कैविटी. नेजल कैविटी में चली जाती है. एज द एयर पासेस थ्रू द कैविटी, जब ये कैविटी में से पास होती है, इट बिकम्स वार्म. ये कैसी हो जाती है? गर्म हो जाती है. इट ऑल्सो गेट्स मॉइस्टन बाय द म्यूकस सिक्रेटेड बाय मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ द नेजल कैविटी. जो हमारी नेजल कैविटी होती है, उसके अंदर की जो लाइनिंग होती है वो क्या करती है? म्यूकस सिक्रेट करती है. म्यूकस एक चिपचिपा सेमी सॉलिड लिक्विड जैसा होता है, और ये इसके कारण मॉइस्ट हो जाती है. पहले गर्म हुई, उसके बाद मॉइस्ट हो गई, मतलब नमी आ गई. तो dust and other particles present in the air get trapped by the mucus and hair present in the nasal cavity. आपके nasal cavity होती है, उसमें mucus भी था प्लस hair होते हैं. और ये hair और mucus क्या करते हैं? जितने भी हवा में dust particles होते हैं, सपोज आप जा रही है कहीं पे, ब्रिक का काम चल रहा है, ईंटों का काम चल रहा है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल है, तो ये सारी चीज़ें क्या होगा? वो nasal cavity के अंदर जाएंगी और वहीं पर ट्रैप हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी. अंदर आपके जो विंड पाइप है, ट्रैकिया जिसको बोलते हैं, वहाँ तक ये नहीं पहुँचेगी. तो फ्रॉम द नेजल कैविटी द क्लीन मॉइस्ट एंड वार्म एयर, साफ सुथरी मॉइस्ट और गर्म एयर जो होता है, इट पासेस इनटू द ट्रैकिया और विंड पाइप. वहाँ पर ये विंड पाइप या ट्रैकिया के अंदर चली जाती है. द ब्रांचेस इनटू द ट्रैकिया ब्रांच इनटू 2 थिनर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंचाई. अब यहाँ पे जो ट्रैकिया होती है वो किस में होती है? 2 छोटी छोटी पतली पतली ब्रांचिंग में चली जाती है. थिनर ट्यूब्स होती है, पतली ट्यूब्स होती है, जिन्हें कहते हैं ब्रोंचियाई.
क्या बोलते हैं, ब्रोंचाई, विच एंटर द लंग्स, और ब्रोंचाई किस में जाती है, लास्ट में जाती है लंग्स के अंदर, ठीक है। आफ्टर एंटरिंग द लंग्स, देखिए कैसे हुआ, ये आपका विंड पाइप हो गया, अब ये, तो ये आपके लंग्स हैं, आया आपको समझ में, तो ये आपकी दो ब्रोंचाई हो गई और ये आपके क्या हो गए, लंग्स। After entering the lungs, each bronchus divided to form a large number of smaller tubes called bronchioles, यानी कि जो लंग्स में पहुंचने के बाद में हर आपका जो, क्या कहना चाहिए इसको, ये लंग्स है, ये ब्रोंचाई जो होता है डिवाइड होती है, रीडिवाइड हो जाती है, और रीडिवाइड होकर क्या करती है, ये आपके जैसे इसे जा रही है, अब यहाँ से ये डिवाइड हुआ, फिर ये हुई, इस तरह से डिवाइड हुआ, यहाँ से ये फिर डिवाइड हुआ, और इस तरह से क्या करते हैं, एक पूरा का पूरा नेटवर्क बना लेती है, और इस तरह से डिवाइड होती है, रीडिवाइड होती है, और ब्रोंचियोल्स के अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड होती है, जिसे हम कहते हैं ब्रोंचियोल्स। द ब्रोंचियोल्स हैव टाइनी एयर स्पेस एट देयर एंड, और उनके एंड के ऊपर छोटे छोटे एयर स्पेस होते हैं, जिसको बोलते हैं एल्वोलाई। क्या बोलते हैं उसको, हम एल्वोलाई बोलते हैं। ईच लंग्स कंटेन मिलियंस ऑफ एल्वोलाई, एक लंग में मिलियंस ऑफ एल्वोलाई होते हैं। द वॉल्स ऑफ द एल्वोलाई आर वेरी थिन, जो एल्वोलाई की वॉल्स होती है बहुत ज़्यादा पतली होती है, एंड सराउंडेड बाय द वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज, और बहुत छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती है उसके द्वारा घिरी हुई रहती है। द एयर फ्रॉम द ट्रैकिया, जो विंड पाइप होता है वहाँ से एयर आती है, थ्रू द ब्रोंचिया एंड ब्रोंचियोल्स, ब्रोंचाई और ब्रोंचियोल्स में जाती है, एंड फाइनली एंटर्स द एल्वोलाई, लास्ट में आके वो एल्वोलाई के अंदर हवा चली जाती है, आपकी एयर चली जाती है। द ऑक्सीजन ऑफ द एयर डिफ्यूजेज आउट फ्रॉम द थिन वॉल्स ऑफ द एल्वोलाई इनटू द ब्लड कैपिलरीज, और जो एल्वोलाई की थिन वॉल्स होती है, पतली पतली वॉल्स होती है, वहाँ पर ऑक्सीजन क्या होती है, वो डिफ्यूज़ हो जाती है, किसमें, ब्लड कैपिलरीज में, कितने, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। तो कैसे आएगा, देखिए नोज से मैं आपको इसको पूरा सिस्टम बताती हूँ। देखिए आपका ही क्या हुआ, एयर किस में गई, नोज से इसके अंदर किस में गई, ये नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के अंदर, उसके बाद में आपकी एयर कहाँ गई, लॉरिंग्स, ये आपके लैरिंग्स में आ गई। अब लैरिंग्स से आपकी जो हवा थी यानी कि एयर थी वो कहाँ गई, ट्रैकिया से, ट्रैकिया में गई, ट्रैकिया गई, और ट्रैकिया के बाद में आपकी एयर कहाँ जा रही है, ब्रोंचाई में जा रही है। ब्रोंचाई से जो एयर है वो आपकी कहाँ गई, ब्रोंचियोल्स में, ब्रोंचियोल्स से आपके कहाँ गई, लंग्स, एक मिनट, ये ब्रोंचियोल्स हो गया, और ब्रोंचियोल्स से आपकी कहाँ गई, एल्वोलाई में। ये गई आपकी एल्वोलाई के अंदर। अब जब एल्वोलाई के अंदर गई है, इसके अंदर ये तीन चीज आपकी किस में आ गई, ये आ गई आपकी लंग्स में, यहां से नोज, ये डबल एरो बनेगा इसके अंदर, oxygen combines with the hemoglobin in the blood to form oxyhemoglobin and is carried to the all part of the body cells, all parts of the cells of the body, या body cells एक ही बात है। अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन क्या करती है, वो कंबाइन कर देती है, ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है और क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो बॉडी की
ब्लड के साथ में जाता है, बॉडी की हर सेल तक पहुंच जाता है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड ड्यूरिंग इंटरनल रेस्पिरेशन एंटर्स ब्लड, और उसी समय में जब ब्लड को ही ऑक्सीमोग्लोबिन यानी कि ऑक्सीजन देते हैं, उसी समय में जो फूड के ब्रेकडाउन के कारण जो बाद में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ब्लड ले लेता है। ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड टू द एल्वोलाई इन द लंग्स, लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई है वहाँ तक ले जाता है। फ्रॉम द लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड अलॉन्ग विद द एयर वे ब्रीद आउट, यानी कि जब हम सांस बाहर निकालते हैं उसके साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देती है। इन दिस वे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन एल्वोलस, और इस तरह से गैसों का एक्सचेंज होता है वो चलता रहता है। आवर लंग्स कंटेन 300 मिलियन एल्वोलाई, हमारे लंग्स में कितने होते हैं? 300 मिलियन एल्वोलाई होते हैं। द लंग्स आर ओनली ऑर्गन इन द बॉडी दैट कैन फ्लोट, हमारी बॉडी के अगर कोई भी ऑर्गन होता है किसी पानी में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो डूब जाएगा। लेकिन लंग्स आर द ओनली ऑर्गन दैट कैन फ्लोट, जो कि केवल तैर सकते हैं। अब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द एयर वी ब्रीथ आउट ड्यूरिंग एक्सहेलेशन इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही ज़्यादा होगी। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन आवर बॉडी मसल्स सेल्स रिलीजेस, क्या रिलीज करता है वो? लैक्टिक एसिड, डी लैक्टिक एसिड। ओके, हाउ एयर एंटर्स द लंग्स, लंग्स के अंदर हवा कैसे एंटर करती है? अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि एयर एंटर्स लंग्स व्हेन वी इनहेल एंड इज पुश्ड आउट व्हेन वी एक्सहेल, जब हम बाहर निकाल देते हैं उसको, अंदर खींचते हैं तो अंदर चली जाती है, और बाहर जब पुश करते हैं तो बाहर चली जाती है। कैसे? इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। देखिए, टू डेमोस्ट्रेट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, देखिए पेज नंबर 98 है। आई विल एक्सप्लेन दिस एक्टिविटी। ओके, नाउ सबसे पहले चीज़ें क्या चाहिए? आपको चाहिए एक प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट बॉटल, वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक की ट्यूब, कांच की या प्लास्टिक की एक वाई वाली शेप। वाई जानते हैं आप कैसे लिखते हैं? ये होता है आपका वाई। तो उस शेप की आपको क्या चाहिए? एक ट्यूब चाहिए, प्लास्टिक की भी हो सकती है, कांच की भी हो सकती है। रबड़ के 2 बैलून्स चाहिए, और सम प्लास्टिसिन्स है, और रबड़ शीट चाहिए, एक कॉर्क चाहिए जिसमें एक हॉल हो बीच में, और एक रबड़ बैंड चाहिए। अब क्या करेंगे? सबसे पहले एक चौड़े मुंह की बोतल लेंगे प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट, कट ऑफ हिज बॉटम विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट, यानी कि वो जो चौड़े मुंह की बोतल है उसके नीचे का पोर्शन हमने उसको काट दिया। इंसर्ट ए कॉर्क विद अ होल इन द माउथ ऑफ द बॉटल, बॉटल के नीचे जो पोर्शन था उसको हमने काट दिया, और ऊपर वाले पोर्शन था चौड़े मुंह की बोतल ली हमने, एक कॉर्क जो होता है फिट करेंगे, और ऐसा कॉर्क फिट करेंगे जिसके अंदर छेद हो। समझ में आया ना? द टाई 2 डिफ्लेटेड बैलून, 2 पिचके हुए बैलून बांधने हैं ऑन द 2 फॉक्स एंड ऑफ द वाई शेप्ड ग्लास ट्यूब, जो हमने वाई शेप्ड ग्लास ट्यूब ली थी उसके दोनों सिरों पे हम क्या करेंगे? 2 बैलून्स जो होते हैं वो लगा देंगे। इंट्रोड्यूस द बैलून फिटेड विद द 2 डिफ्लेटेड बैलून फ्रॉम कट एंड ऑफ द बॉटल, जो बॉटल की कट वाले एंड होता है उसकी तरफ से उसको इन्वर्ट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी वाई हमारा उल्टा हो जाएगा, और इस कॉर्क के अंदर उस ट्यूब को फिट कर देंगे हम। देखिए इस तरह से ये वाई हमारा उल्टा हो गया, यहाँ पर हम 2 बैलून्स बांध देते हैं, और ये इस तरह से कॉर्क के अंदर वो फिटिंग हो जाती है किसकी? ट्यूब की। Introduce a tube filled with the 2 deflated balloons from the cut end of the bottle and pass the tube through the hole in the cork. सारा अपन ने सेटिंग कर ली। Use some plasticines to seal up the cap and make it airtight. कुछ प्लास्टिक वगैरह इस तरह से लगा देते हैं, प्लास्टिसिन्स होती है, उसके अंदर सील कर देते हैं उसके अंदर, ताकि हवा जो होते है बाहर नहीं जा सके, कॉर्क जो है ना बॉटल का उसमें। अब उसमें चाहिए थिन रबर शीट अराउंड द ओपन बेस ऑफ द बॉटल, नीचे का जो खोल लिया हमने कट करके बॉटल का ओपन बेस बनाया था उसके ऊपर एक रबर शीट लगाना चारों तरफ, और एक लार्ज रबर बैंड लगा के, और अब हमारा एपरेटस क्या हो गया? बिल्कुल रेडी है। इन दिस एपरेटर द स्पेस इनसाइड द बॉटल रिप्रेजेंट द चेस्ट कैविटी, जो इस बॉटल के अंदर का खाली स्पेस है वो आपको क्या बता रहा है? वो आपको बता रहा है कि ये एक चेस्ट कैविटी है। द बैलून्स रिप्रेजेंट द लंग्स, और हमारे बैलून्स जो है वो लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेयर इज द रबर शीट रिप्रेजेंट द डायफ्राम, रबर शीट है आपकी वो डायफ्राम को रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए अगर आप ये एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं तो आपको इसका मैकेनिज्म समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए मैं आपको वर्ड बाय वर्ड समझा रही हूँ कि ऑब्जर्वेशन में क्या होगा? व्हेन यू पुल द रबर शीट डाउनवर्ड
देखिए अब अपन ने ये बॉटल ले ली, मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके बता देती। ये बॉटल के नीचे का पोर्शन है, कैसे बताऊं, एक मिनट। देखिए ये बॉटल है, बॉटल के कट सरफेस अपन ने काटा था, है ना, तो ये नीचे का, यहाँ पे हमने रबर ट्यूब लगाई थी। अब इस रबर ट्यूब को अगर मैं इस तरह से नीचे खींचती हूँ तो क्या होगा, बॉटल के अंदर का जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा कि व्हेन वी पुल द रबर शीट डाउनवर्ड्स द स्पेस इनसाइड द बॉटल इंक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल विल डिक्रीज। जो एयर का प्रेशर होगा बॉटल के अंदर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेज इनसाइड थ्रू द वाइट ट्यूब इनटू द बैलून्स। वाइट ट्यूब जो हमने ऊपर लगा रखी है वहाँ से होती हुई हवा बाहर की क्या होगी, तुरंत अंदर आएगी। ड्यू टू द विच द बैलून गेट्स इन्फ्लेटेड, उसके कारण बैलून क्या हो जाएगा, एकदम फूल जाएंगे, साइज माने उनकी इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज हाउ यू इनहेल एयर ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ये वही तरीका हो गया कि जैसे हमने सांस ली हमारे लंग्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया उसका साइन में। व्हेन यू पुश द रबर शीट अपवर्ड, अब हमने रबर शीट जो नीचे थी उसको ऊपर की तरफ कर दिया तो उससे क्या होगा, स्पेस इनसाइड द बॉटल डिक्रीजेस। अब ये देखिए ये मैंने नीचे करा था तो स्पेस बढ़ गया, लेकिन अगर स्पेस को ऊपर की तरफ करूंगी तो यहाँ अंदर का जो स्पेस होगा वो कम हो जाएगा, तो स्पेस विल डिक्रीजेस। देयरफॉर द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इंक्रीजेस। स्पेस कम हो गया तो एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। दिस पुशेस आउट द एयर इनसाइड द बैलून थ्रू द ट्यूब ड्यू टू विच बैलून गेट्स डिफ्लेटेड। और इसके कारण क्या होगा, जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो जो अंदर की हवा होगी वो कॉर्क के अंदर जो ट्यूब लगी हुई है उससे वो बाहर निकल जाएगी और जो साइज होगा बैलून का वो पिचक जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज हाउ वी एक्सेल एयर ड्यूरिंग ब्रीथिंग। तो ये आपको समझ में आ गया किस तरह से हमारी चेस्ट कैविटी जो उसका साइज बढ़ जाता है जब हम एयर अंदर लेते हैं और जब बाहर निकालते हैं तो उसका साइज कम हो जाता है। रिजल्ट क्या निकाला, द एक्शन ऑफ रबर शीट इन दिस एक्टिविटी शोज हाउ वी इनहेल एंड एक्सेल एयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग विद द हेल्प ऑफ डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम इन आवर बॉडी। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो रबर शीट क्या काम कर रहा है, डायफ्राम का काम कर रहा है। तो हमको पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया किस तरह से हमारा डायफ्राम जो होता है जब नीचे की तरफ आता है, डाउनवर्ड में आ जाता है तो कैविटी में स्पेस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। स्पेस इंक्रीज हो गया मतलब प्रेशर कम हो गया, और जब वो डायफ्राम आपका अपवर्ड मूव करता है तो स्पेस क्या हो जाता है, स्पेस कम हो जाता है। स्पेस कम होने से आपके क्या हो जाता है, एयर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। When the diaphragm moves downward during inhalation, the lungs are filled with air, और उस समय में लंग्स में एयर आ जाती है। However, when the diaphragm moves upward, जब डायफ्राम आपका मूव करता है अपवर्ड में, during exhalation, then the air goes out of the lung, एयर आपकी लंग्स के बाहर चली जाती है। आगे आपको समझ में what makes us breathe, ठीक है। When we just learned that when we place our hand on the chest, जब हम अपना हाथ अपनी चेस्ट पर रखते हैं, we find our chest arises and falls as we breathe। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो हमारी जो होते धड़कन एकदम से अंदर जाती है, बाहर जाती है, एक अजीब सी हमको सेंसेशन फीलिंग होती है। तो ब्रीदिंग टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स एंड डायफ्राम। ब्रीदिंग किससे होता है, रिब्स और डायफ्राम के बीच में आपके मसल्स होती है जिसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, उसके द्वारा ब्रीदिंग होती है। ड्यूरिंग इनहेलेशन व्हेन वी ब्रीथ इन द इंटरकोलेशन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो सिकुड़ जाती है। टू थिंग्स हैपन एट दैट टाइम, मसल्स जब सिकुड़ जाती है तो दो चीज़ें होती हैं, द रिब्स आर पुश्ड अपवर्ड एंड आउटवर्ड। जो रिब्स होती है वो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ पुश हो जाती है, और जो डायफ्राम होता है कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव्स डाउनवर्ड। आपका डायफ्राम क्या होता है, सिकुड़ जाता है और नीचे की तरफ मूव करता है। द अपवर्ड एंड जो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ जो मूवमेंट होता है रिब्स का, और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम होता है, उसके कारण क्या होता है, स्पेस जो होता है चेस्ट कैविटी में बढ़ जाता है। जब चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर, जब लार्जर हो जाता है तो एयर रशेज इनटू द लंग्स, उसके कारण एयर क्या होता है, अंदर आती है। द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर एंड एक्सपेंड। हमारे लंग्स जो होते हैं वो हवा से भर जाते हैं और फैल जाते हैं। आ गया समझ में इनहेलेशन। अब आ गया आपका एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन है व्हेन वी ब्रीथ आउट,
जब हम सांस को बाहर निकालते हैं द इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स। इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करती है, वो रिलैक्स करती है। टू थिंग्स हैपन, इसी टाइम में दो चीज़ें होती है, द रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। रिब्स क्या करती है, नीचे की तरफ और अंदर की तरफ मूव करती है। द डायफ्राम रिलैक्सेस, डायफ्राम रिलैक्स कर लेता है एंड मूव्स अपवर्ड टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वो ऊपर की तरफ मूव करता है और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है। द डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब्स, देखिए रिब्स का डाउनवर्ड और अंदर की तरफ का मूवमेंट और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम, और डायफ्राम का अपवर्ड मूवमेंट जो होता है डिक्रीजेज द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में जो स्पेस होता है उसको कम कर देता है। द चेस्ट कैविटी बिकम्स स्मॉलर, चेस्ट कैविटी जो छोटी हो गई उसके कारण प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाएगा। एंड द एयर रशेज आउट ऑफ द लंग्स, एयर लंग्स से हवा बाहर की तरफ निकल जाती है। द लंग्स गेट एम्पेटाइट एंड कॉन्ट्रैक्ट, लंग्स आपके खाली हो जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं। आ गया आपका सारा मैकेनिज्म, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। टुमारो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर। स्टे एट योर होम एंड बी सेफ। थैंक यू।